श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा में आज सुनिए ईएनटी से जुड़ी समस्याएं और समाधान इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद भोई से जयंत पात्रिकर की बातचीत। नमस्कार श्रोताओं। तंदुरुस्ती हजार नियामत, ये कहावत हम सभी ने सुनी है। तंदुरुस्ती रखने के लिए, शरीर को संभालने के लिए, तबीयत को ठीक ठाक रखने के लिए हम सभी कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं, मगर कभी न कभी हमें चिकित्सक के पास यानी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती ही है। शायद ही कोई होगा, बिरला कोई होगा कि जिसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ना पड़ती हो। अब जहां तक डॉक्टर्स की बात है, आजकल जहां तहां विशेषज्ञ हमें दिखाई देते हैं। शरीर के हर हिस्से के लिए, हर भाग के लिए कोई न कोई विशेषज्ञ होता है जिनके पास हम जाते हैं। बहरहाल आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध ईएनटी सर्जन डॉक्टर मिलिंद भोई जी को। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस ईएनटी के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, हम सुनते हैं ये कार्डियक सर्जन होते हैं, मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, और किडनी के जो विकार होते हैं उनके एक अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये आपका जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं आप। ये ईएनटी क्या होता है? ईएनटी का मतलब है ईयर, नोज और थ्रोट, यानी कर्ण, नासिका और कंठ। यस। ये जैसा आपने बताया कि किसी एक ऑर्गन का एक स्पेशलिस्ट होता है, जैसे जी, आई जी। स्पेशलिस्ट है जिसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, या हम्म। हार्ट स्पेशलिस्ट है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ आपको ऐसा दिखेगा कि ये तीन चीज़ें इकट्ठा है। जी। ईएनटी, ईयर स्पेशलिस्ट अलग नहीं होता है, नोज स्पेशलिस्ट अलग नहीं होता है, थ्रोट स्पेशलिस्ट अलग नहीं होता है, तीनों का मिलके होता है। आप इसे कह लीजिए कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। क्योंकि ये जो तीन ऑर्गन्स है, ईयर, नोज और थ्रोट, हाँ। इनका जो एनाटॉमी है, जो संरचना बोलेंगे हम उनको, वो एक साथ से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उनका जो कार्य पद्धति है जिसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, वो हाँ। भी एक साथ में जुड़ी हुई है। अच्छा। और उनका लोकेशन भी बहुत विसिनिटी में, नज़दीक है। तो किसी एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते समय और दो ऑर्गन को ख्याल में लेना ज़रूरी है। जैसा कि मैं बताऊंगा, अगर आपको जुकाम है, सर्दी है, तो नाक का रिलेटेड हुआ। अगर वो सर्दी ज़्यादा दिन तक अंदर स्टैग्नेट हुई तो कान में दर्द हो जाएगा। जी। तो और वो सर्दी पूरा नीचे पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं हमको, गले में चली जाती है तो आवाज़ चेंज हो जाता है। तो सर्दी के इलाज करते वक्त नाक का, कान का और गले का, तीनों का इलाज करना होता है। ज़्यादातर बच्चों में अगर वो सर्दी और ज़ुकाम पूरा स्टैग्नेट हुआ, अंदर रुक गया, अगर वो बाहर नहीं निकला, तो अंदर एक ट्यूब होता है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, जो नाक और कान को जोड़ देती है। वो ट्यूब में से पूरा ज़ुकाम, सर्दी कान में चला जाता है। वहाँ प्रेशर देके कान का जो पर्दा है, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, अच्छा। उसको परफोरेट करके वो सर्दी बाहर निकलती है। जैसे हम उसको लेमैन बोलते हैं, कान फूट गया है, कान में से पस आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ में काम करती है। उनका पूरा मोडस ऑपरेंडी कहेंगे हम, वो एक अच्छा, साथ अच्छा, में। अच्छा। इसलिए ये तीनों के विशेषज्ञ एक ही होते हैं। यानी हम कहेंगे कि हमारी गर्दन से लेकर सिर तक जो चेहरा है, ये तीनों अवयव हमारे उसी में समाये हुए हैं, और कहीं ना कहीं अंदर ये एक साथ मिलते हैं। माउथ कैविटी में, बिल्कुल। जैसे कान में अगर कोई दवा डाली जाए तो कहीं थोड़ा सा टेस्ट उसका जो है हमारी जुबान पे आता है। अगर कान का जो पर्दा है, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, अगर जी। उसमें छेद है, जिसे हम परफोरेशन कहते हैं, अगर वो दवाई हम कान में डालेंगे तो छेद से वो मिडल ईयर में आ जाएगा। अच्छा। और मिडल ईयर से, अभी जो मैंने बताया आपको, यूस्टेशियन ट्यूब है, वो हाँ। थ्रोट में आ जाती है। हाँ, तो हाँ, दवाई गले में आ जाएंगी। दैट इंडिकेट्स, दैट प्रूव्स कि आपके कान के पर्दे में छेद है। अगर वो दवाई अंदर नहीं आती है गले में, तो इसका मतलब आपका कान का पर्दा ठीक है। ये उसका अच्छा। मीनिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब स्पेशलिस्ट तो उतने इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ईएनटी सर्जन या ईएनटी स्पेशलिस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी गर्दन उसके हाथ में है। हम जब ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं तो इसको तीनों को एक साथ क्यों मेंशन किया जाता है, ये अभी आपने बताया। यस। मगर ईयर स्पेशलिस्ट या नोज स्पेशलिस्ट, थ्रोट स्पेशलिस्ट अलग अलग होते ही नहीं है। नहीं। अच्छा, अगला सवाल ये है आपसे मेरा कि ईएनटी यानी जैसे कान, नाक, गले के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, तो ये तीनों जो हमारे अवयव है, इनकी जो तकलीफें हैं, ज्यादातर बच्चों में ये तकलीफें देखने को मिलती है, वयस्क व्यक्तियों में कम होती है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि बच्चों में, जो मैंने तभी बताया आपको, जो ट्यूब होता है, यूस्टेशियन ट्यूब, जो जी। मिडल ईयर को और थ्रोट को ज्वाइन करता है, ये बच्चों में इसका लेंथ जो है वो कम होता है और वो कम ऑब्लिक होती है। तो जो सर्दी जुकाम जो नाक में है, वो ज़्यादा इजीली वो ट्यूब में से कान के अंदर चली जाती है और कान को
पर्दा जो फोड़ के उसको छेद करके सर्दी बाहर आती है। तो यही वजह बच्चों में ईएनटी के प्रॉब्लम ज़्यादा होने की वजह ये है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते, पहले गूंगा कहा जाता था, एक तरह से दिव्यांग होते हैं, बात नहीं कर सकते, तो उसकी क्या वजह हो सकती है कि वो बोल नहीं पाते, और क्या उस पर कोई ट्रीटमेंट है? दिस इज कॉल्ड डेफ म्यूटिज्म, हम जी। उसे कह सकते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चों में बात करने की जो सिस्टम है वो तो नॉर्मल होती है, फिर भी वो बात नहीं कर पाते। हमें ये बताना ज़रूरी है कि बात करने का पहला स्टेप सुनना है। अगर आप अच्छी चीज़ें सुनेंगे तो आप उसको वर्ड में ट्रांसलेट करके बात कर सकते हैं। अगर आपके सुनने में तकलीफ है तो यू कांट स्पीक। आपका बात करने का सिस्टम नॉर्मल है, फिर भी अगर आपको हियरिंग प्रॉब्लम है, हाँ, आप वो वर्ड्स वो मीनिंग अगर आपके दिमाग में नहीं जाएंगे तो यू कांट प्रेडिक्ट, यू कांट स्पीक। तो बहुत सारे बच्चों में ये तकलीफ होती है कि उनको सुनने में प्रॉब्लम होता है, दे कांट हियर प्रॉपरली, और सुनने में प्रॉब्लम होने की वजह से वो बात नहीं कर सकते। तो बेसिक ये उसकी वजह है। लेकिन अगर ये बच्चों को हम सुनने के लिए कोई ट्रीटमेंट करेंगे, अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि कॉकलिया इम्प्लांट जैसी सर्जरी अभी करते हैं कि उनमें वो कॉकलिया इम्प्लांट करके उनको किसी स्पेशल ट्रेनिंग देके वो बच्चे बात कर सकते हैं। अच्छा। या कुछ कुछ बच्चों में ऑडियोमेट्री टेस्ट करके अगर उनकी सुनने की कैपेसिटी, सुनने की क्षमता अगर कम है तो उसको हियरिंग एड दे के हम उनका हियरिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, और बाद में हियरिंग इम्प्रूव होने के बाद में दे कैन स्पीक प्रॉपरली। अच्छा। तो जो आपने पहला मुझे सवाल किया कि तीनों इकट्ठा किए हुए हैं, हाँ। इसकी वजह यही आप है। जान सकते कि अगर वो ठीक से सुनेगा बच्चा तो ठीक से बोलेगा। अगर सुनने में तकलीफ है, फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पीकिंग इज हियरिंग। अगर वो ठीक से सुनता है तो अच्छी बात करेगा। तो अगर वो जो आम भाषा में जैसे बहरापन कहते हैं, यस यस, वो श्रवण शक्ति कम होती है या होती ही नहीं है? दोनों दोनों होता है। जी। अगर श्रवण शक्ति कम है तो उसको हम ऑडियोमेट्री नाम का टेस्ट करके हियरिंग एड, जी। श्रवण यंत्र दे के उसका श्रवण शक्ति इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अच्छा। अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या बहुत कम है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते फिर। नहीं, जन्मतः ये हाँ, विकार होता है, हाँ। उसकी क्या वजह होती है? अभी बहुत सारे उस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अच्छा। अभी वजह उसकी मिली नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चा का जब जन्म होता था तो जी। पहले इतना ख्याल में नहीं आता था, लेकिन अभी बहुत सारे उसमें इन्वेस्टिगेशंस आए। अगर 2 साल का या 3 साल का बच्चा हुआ है और बात नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ईएनटी सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। जी। उसमें कभी टेस्ट आया बेरा, BERA, बेरा टेस्ट। ये टेस्ट है कि बच्चों का हियरिंग नॉर्मल है या नहीं, ये उसमें तुरंत समझ जाता है। तो उसको 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का होने के बाद में टेस्ट करेंगे और फिर हमको ख्याल में आएगा कि वो सुन नहीं पाता है तो जरा ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये जल्दी टेस्ट बेरा करते हैं हम, तो उसमें हमको समझ जाता है कि उसका हियरिंग नॉर्मल है या कम है, तो हिसाब से हमको उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी जी। अगला सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है कि उम्र ज्यादा होने के बाद, यानी सीनियर सिटीजन खास तौर से जो होते हैं, उनमें सुनने की दिक्कत आती है, वो धीरे धीरे उनकी श्रवण शक्ति कम होती जाती है, तो उसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है और उसमें किस तरह की ट्रीटमेंट होती है, क्या रोल होता है उस ट्रीटमेंट का? हम इसमें 2 भाग कर सकते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन नॉइजी एनवायरनमेंट में है, या कंपनी में काम करने वाले लोग, पीएमटी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, कोई फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, जी। जहाँ बहुत सारी आवाज़ उनके कान पे बहुत देर तक होती है, या सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले लोग, फिश मार्केट में काम जी। करने वाले लोग, इनको बहुत सारा उनका उम्र जिंदगी पूरा नॉइजी माहौल में जाता है। तो उनको आफ्टर सम एज 55, 56, 60 सुनने में थोड़ी दिक्कत हो जाती, दैट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरल डेफनेस। और पार्ट बी जो है कि जो उम्र के हिसाब से सुनने में कम आता है, नॉर्मल आदमी है अगर वो 70, 75, 78 तक जाता है तो कुछ कुछ लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सेनाइल डेफनेस और सेंसरी न्यूरल डेफनेस अगेन। तो इसमें एक ऑडियोमेट्री नाम का टेस्ट होता है, उसमें जैसा हम हार्ट का ईसीजी निकालते हैं वैसा दोनों कान को माइक्रोफोन लगा के उसका ग्राफ निकालते हैं। उनका लेफ्ट कान का, लेफ्ट ईयर का हियरिंग कैपेसिटी कितना है, राइट का कितना है, उसमें कौन सा टाइप का हियरिंग लॉस है, और फिर उसमें ऑपरेशन करना है या दवाई देना है या फिर हियरिंग एड लगाना है। ये पूरा वो ऑडियोमेट्री के रिपोर्ट पे डिसाइड करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को वो ख्याल में नहीं आता कि मुझे सुनने को कम आ रहा है, एक्सेप्ट नहीं करते। जब रिलेटिव्स या घर वाले बोलते कि हम टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं, हम नॉर्मल आवाज़ में सुन रहे हैं, लेकिन ये रिमोट लेके उसकी आवाज़ बढ़ा देते हैं, तो दैट इज इंडिकेटिंग साइन कि उनको सुनने में कम आ रहा है। हाँ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नो वन सिंपथाइजेज डेफ,
अगर आप ब्लाइंड हो तो लोग आपको मदद करेंगे, सिंपैथी मिलेगी। और कोई आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अगर आप बहरे हो तो सिंपैथी नहीं देते, तो उसका पूरा मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए भी जिनको सुनने को कम आते हो जल्दी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे सुनने में कम आ रहा है, और डिलेड डायग्नोसिस डिले हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। डिले हो जाता है। और काम से संबंधी भी एक बहरापन आता है, जैसे एयर टाइट और साउंड प्रूफ स्टूडियोज में जो लोग काम यस करते यस हैं, यस। ज़्यादा देर और बहुत ऊंची आवाज़ में वो फिर सुनते हैं जो कुछ भी रिकॉर्डेड मटेरियल है, तो उनके कानों पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। दीज आर कॉल्ड प्रोफेशनल हैजार्ड्स, कि आपके काम करने की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। जो ऐसे लोग हैं प्रोन, जो ऐसे माहौल में ज़्यादातर काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर एज ऑफ 55 और 56 जैसा हम ईयरली चेकअप करते हैं, शुगर चेक करते हैं या 2D को निकालते हैं, ECG निकालते हैं, क्रिएटिनिन लेवल, LFT RFT जो करते हैं रूटीन टेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन में जिन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है तो वंस इन ए ईयर, साल में एक बार उन्होंने ऑडियोमेट्री भी करना चाहिए कि हमारा हियरिंग कैपेसिटी नॉर्मल है या नहीं है। अगर वो कम है तो अभी बहुत सारे हियरिंग एड्स है, बहुत सारी अच्छी ट्रीटमेंट है। पुराने ज़माने में हियरिंग एड ऐसा बड़ा होता था जिसे हम श्रवण यंत्र कहते हैं, वो पॉकेट में रखते थे और उसका वायर होता था, तो सबको समझ जाता था कि ये इसमें सुनने की तकलीफ है और ये मशीन यूज़ कर रहा है, श्रवण यंत्र यूज़ कर रहा है। लेकिन अभी बहुत एडवांस उसमें टेक्नोलॉजी आई है, बहुत माइन्यूट साइज के हियरिंग एड्स है जो कान के पीछे होते हैं या कान के अंदर होते हैं, तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि इसने हियरिंग एड लगाया है। वायरलेस होते हैं और दैट आर ऑल्सो प्रोग्रामेबल, उसको आप लैपटॉप पे प्रोग्रामेबल कर सकते हैं, उसका एक्सिस आप मोबाइल पे ले सकते हैं आपके। अगर आप कोई शादी में गए, कोई फंक्शन में गए, नॉइजी एरिया में गए, तो अपने आप वो आवाज कम कर देता है, और जब आप साइलेंट जोन में जाते हो तो अपने आप आवाज बढ़ा देता है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, देन यू विल गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट अर्लियर। तो शास्त्रीय संगीत में भी आपकी वो गहरी रुचि है लगता है। नॉट ओनली शास्त्रीय संगीत, मेरी संगीत में रुचि है, क्योंकि अपने यहाँ संगीत ये भगवान की देन कहा गया है, और भगवान की पूजा करने का सबसे करीबी जो रास्ता है वो संगीत से, स्वर्ग से या सुर से जाता है। तो मैं सुरों की और सुरों की सेवा करता हूँ, और जो स्वर यात्री है, जो सूर्य यात्री है, उनकी सेवा करता हूँ मैं। क्या बात है। चलिए फिर से हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं, और फिर एक बार बच्चों के बारे में एक सवाल है कि बच्चों के कान से कभी कभी कुछ द्रव निकलता है, द्रव पदार्थ पानी जैसा कुछ निकलता है या पस आता है, उपाय क्या किए जाते हैं उस पर? वजह तो मैंने इसके पहले बताई है आपको, स्टेशन ट्यूब की वजह से सर्दी जुकाम पूरा कान में जाता है। इसमें ट्रीटमेंट का 2-3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कान में से पस आता है तो उसे क्लीन रखना चाहिए, बार बार कॉटन से क्लीन करना चाहिए। वो जितना ड्राई रहेगा परफोरेशन, उतना वो हील होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यू कैन पुट एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिनिक। सर्दी अगर कम हुई तो वो पानी आने का जो तकलीफ है वो कम हो जाता है, और मोर देन 50%, आधे से ज़्यादा बच्चों में अपने आप वो ठीक हो जाता है। लेकिन बार बार आपको सर्दी होती रही, जुकाम होता रहा और कान में से बार बार पानी आता रहा, तो फिर उसका एक्सरे निकालने के बाद उसका ऑपरेशन का स्टेप लेना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों में अगर सर्दी जुकाम कंट्रोल में रहा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रीज वाला पानी या ठंडा पानी अगर ये अवॉइड करेंगे तो फिर वो तकलीफ अपने आप कम हो जाती है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर की सलाह से कान में दवाई डालना तो अलग बात है, मगर हमारे यहाँ पुराने ज़माने से दादी के कहने पे, नानी के कहने पे तेल कुछ कोई होता है विशिष्ट प्रकार का, और उसे गर्म करके कान में डाला जाता है, ये कहाँ तक ठीक है? ये तेल गर्म करके पूरा उसको प्योर करके डालना तो ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बच्चों के कान के पर्दे में छेद होता है, उसमें से पानी या पीप बाहर आता है। तो ऐसे केस में अगर आप तेल डालेंगे तो वो परफोरेशन से, वो छेद से वो तेल अंदर मिडल ईयर में चला जाता है, दैट कैन गिव बर्थ टू कॉम्प्लिकेशन। तो ये चीज़ें थोड़ा ख्याल रखना जरूरी है। और जो बच्चों को कान की तकलीफ है, जिनको ईयर डिस्चार्ज या सुनने में तकलीफ है, तो उन्होंने स्विमिंग वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप स्विमिंग में जाएंगे तो पूरा जो पानी हो परफोरेशन से आपके मिडल ईयर में चला जाएगा और तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो बच्चों ने स्विमिंग अवॉइड करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जिनके कान नॉर्मल है, जिनको परफोरेशन नहीं है, छेद नहीं है, अगर वो बच्चे भी ज़्यादा देर तक स्विमिंग करेंगे या उसमें जंप मारेंगे पानी में, तो पानी का पूरा आघात कान के पर्दे पे होता है और उसको छेद कर देता है। तो ये चीज़ें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर स्विमिंग करना ही है तो ईयर प्लग्स होते हैं या पूरा कवर होने वाला जो फेस मास्क होता है या हेड मास्क होता है, वो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जी, थोड़े बड़े बच्चों की बात करते हैं, जो पौगंडावस्था के बच्चे होते हैं, प्यूबर्टी जिसे हम कहते हैं, 16-17 साल की उम्र। इस उम्र में बच्चों की आवाज़ बदल जाती है, उसकी क्या वजह होती है? जब भी ये बच्चे
13, 14, 15, 16 साल के हो जाते हैं जी। तो सर्टन हार्मोनल चेंजेस टेक्स प्लेस। हाँ, हाँ। आपके शरीर में कोई हार्मोन चेंज हो जाते हैं और हार्मोन चेंज होने के साथ साथ जो हमारा आवाज़ का जो बॉक्स है, लैरिंग्स बोलते हैं हम जी, जिसको, या जी। वॉइस बॉक्स कहते हैं या वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, उसका लेंथ बढ़ जाती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, उसमें हाँ। चेंजेस हो जाते हैं। दैट इज नेचुरल चेंज, वो कोई बीमारी नहीं है। और वो चेंज होने से, साइज चेंज होने से आवाज़ की जो पिच है, आवाज़ की जो क्वालिटी है, जी। आवाज़ का जो टोन है वो चेंज हो वो भी जाता है। बदल जाता है। तो ये बच्चों ने ख्याल में रखना चाहिए, स्पेशली जो सेलिब्रिटी सिंगर्स है बच्चे, हाँ। लिटिल चैम्प्स, लिटिल वर्ल्डर जो हाँ, अपना हाँ, हाँ। चैनल पे देखते हैं, देखो वो बच्चे तो शुरू में बहुत अच्छी आवाज़ लगती है उनको, बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन उनमें से मोर देन 70% बच्चे बाद में करियर नहीं कर पाते, हाँ। वो भूल जाते हैं, हमें दिखते नहीं कहाँ गए हो। इसकी वजह ये है कि सर्टन एज तक आपकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन आफ्टर 14, 15, 16, 17, 18 ईयर्स इट इज़ गोइंग टू चेंज। हाँ। ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। वो चेंज एक्सेप्ट करने की मानसिकता तैयार होनी चाहिए बच्चों में और पेरेंट्स में। और ये चेंज जब होता है तो उसको पॉजिटिव वे में लाने के लिए कोई ट्रीटमेंट है, कोई काउंसलिंग है, वॉइस केयर ट्रीटमेंट, ये करना ज़रूरी होता है। क्या होता है, कम उम्र में बच्चों को पूरा वो ग्लैमर मिल जाता है, उनकी आवाज़ अच्छी होती है, उनको पूरा सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है, और बाद में आवाज़ चेंज होने की वजह से पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो बच्चों पे इसका बुरा असर होता है। ये बात बच्चों ने ख्याल में रखनी चाहिए, पेरेंट्स ने ख्याल में रखनी चाहिए, और जो म्यूजिक स्कूल वाले लोग हैं जी, जी, जी। उनके लिए भी ये मेरी सलाह है। बचपन से कोई संगीत सीख रहे हैं, Yes, yes. खासतौर से Yes, गायन सीख रहे yes, हैं, yes. तो ये जो अवस्था है जिसमें शारीरिक बदलाव हो रहा है, और ऐसे में अगर गायन का स्ट्रेस एक तरह का उनकी आवाज़ पे अगर पड़ता है तो बुरा असर होता होगा उसका। बच्चों में जो मैंने बोला कि हार्मोन्स जी। जो अपने शरीर में सीक्रेट होते हैं, उनका बहुत गहरा ताल्लुकात, गहरा संबंध वॉइस के साथ। अगर फीमेल्स में, बच्ची में मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, मेनार्की हम उसे बोलते हैं, जी। तो हार्मोन्स सिक्रीशंस अलग है, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। अगर उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है तो हार्मोन्स अलग होते हैं, उसमें आवाज़ चेंज हो जाती है। प्रेगनेंसी, उसमें आपके बदन में हार्मोन अलग अलग चेंज होते हैं, उसका लेवल कम ज़्यादा होते हैं तो आवाज़ चेंज हो जाती है। अच्छा। उसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 मास, बाद में के 3 मास और आखिरी 3 मास, इसमें भी आवाज़ का वेरिएशन होता है। आफ्टर डिलीवरी सम हार्मोन चेंजेस, आवाज़ चेंज हो जाती है। आफ्टर मेनोपॉज अगेन हार्मोन चेंजेस, आवाज़ चेंज हो जाती है। जो फीमेल सिंगर्स है उन्होंने ये बातें पूरी ख्याल में रखना ज़रूरी है। अगर ये ख्याल में नहीं रखा तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ में कुछ तो गड़बड़ हुई है, उसका फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऑन एवरी स्टेप वेन एवर हार्मोन चेंज इज गोइंग टू हैपन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वॉइस, यू हैव टू कंसल्ट ENT सर्जन एंड वॉइस केयर स्पेशलिस्ट। नींद से बड़ा गहरा रिश्ता है डॉक्टर साहब आवाज़ का और हमारे शरीर का, तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझाइए कि नींद अगर अच्छी तरह से ली जाए तो हमारी आवाज़ कैसी होगी, और नींद अच्छे तरह से ना मिले, शरीर को आराम नहीं मिला तो शायद आवाज़ बदल सकती है। नींद का बहुत गहरा रिश्ता है आवाज़ के साथ में। जब आप आराम से सो जाते हैं जी। तो यू गेट, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। अगेन वी विल कम टू हार्मोन्स, सम डिफरेंट हार्मोन्स विल बी सीक्रेटेड इन द स्टेज ऑफ स्लीप। जी। और आपका पूरा वो स्ट्रेस कम हो जाता है तो आपका आवाज़ ठीक हो जाता है। लेकिन जो नींद जो है वो रात का नींद लेना ज़रूरी है। आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है नींद का, आपका नींद उससे कोरिलेट होना चाहिए। बहुत से लोग रात में बहुत देर तक जगते और फिर सुबह में देर से उठते और वो कहते कि नहीं मैंने नींद पूरी किया, दोपहर में 2 घंटा सोते, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। रात का नींद, ये रात का नींद नहीं लेना चाहिए। जिनको ऐसा लगता है कि अपनी आवाज़ अच्छी रहनी चाहिए तो उन्होंने रात में जल्दी सो के सुबह में जल्दी उठ के फिर रियाज़ करना ज़रूरी है। एक सवाल ये है कि यंग जनरेशन जो है, नई पीढ़ी है, युवा बच्चे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, अपने मोबाइल से उसे जोड़ के, वायरलेस भी आ गए हैं, उसे क्या ईयरबड्स कहा जाता है, उस तरह के वो इस्तेमाल करते हैं ईयरफोन। तो उसे कितना इस्तेमाल करना चाहिए? ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या कोई तकलीफ हो सकती है? उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से तकलीफ हो सकती है। हियरिंग लॉस उसमें आपको दिख सकता है, या फिर स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस उसमें होता है, क्योंकि हमारे शरीर से दूर रखा हुआ स्पीकर, उसमें से निकलने वाली आवाज़, और हमारे कान में लगाया हुआ स्पीकर, उससे निकलने वाली आवाज़ जो सीधे कान के पर्दे पर पड़ती है, बाहर से आने वाली आवाज़ ये ट्रैवल करके आती है, उसका इंटेंसिटी कम होता है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन उसको आप नज़दीक उसको चिपका देंगे तो उससे तकलीफ होने वाला है। तो ये तो यंग जनरेशन ने ख्याल में रखना ज़रूरी है
जैसा स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए हम्म। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, जी। वैसा ये भी कम होना चाहिए। जो जो बच्चों को वो एडिक्ट हो गया, अभी बहुत सारे हमारी यंग जनरेशन एडिक्ट हो गए, उनको कान में डाले बगैर वो सुन नहीं पाते, हाँ। उनका हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, क्योंकि दूर से आने वाली वेव्स कैच करने का जो कैपेसिटी है हमारे ईयर का वो कम हो जाता है ना, कम हो जाए। तो इसलिए उनको हियरिंग लॉस और डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये जी, ज़्यादा दिख रहा है यंग जनरेशन में। जो वायलेंस हो रहे बच्चे लोग हिंसक होने लगे, उनको अगर वो सुनने में नहीं दिया तो वो कुछ भी उसका रिएक्शन देते। तो मुझे ऐसा लगता कि अभी ये दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन कि ये चीज़ हमें कम करनी चाहिए। अगर आपको मोबाइल यूज़ ही करना है तो हो सके तो जितना एज फार एज पॉसिबल आप स्पीकर फ़ोन यूज़ करो, स्पीकर दूर फोन से बात करो, दूर से सुनो, या फिर अभी बहुत सारे जो कार्स है, गाड़ियाँ, उसमें वो सिस्टम होता है कि वो उसको ब्लूटूथ को ज्वाइन करेंगे तो हाँ। आपको कान के करीब लगाने की ज़रूरत नहीं, जी, यू कैन जी। स्पीक नॉर्मली। मुझे ऐसा लगता है कि ये गैजेट हमें अभी बच्चों को यूज़ करना देना ईयरफोन चाहिए। के जगह ब्लूटूथ स्पीकर लगा के बिल्कुल बिल्कुल। सुन सकते हैं। और ये जो बातें ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी हमारा जो स्टडी है, हमारा जो करिकुलम है, उसमें आनी चाहिए। 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये आना चाहिए जी। करिकुलम में कि ब्लूटूथ लगाने से कान का ईयरफोन नज़दीक लगाने से क्या तकलीफ होने वाली है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट शुड बी इन देयर एजुकेशनल करिकुलम, जी। ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बिना आगे बढ़ना तो बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल। फिर इसके साथ अगर जीना है तो कैसे जिया जाए, तो उसके क्या नियम बनाए जाए और Yes, वो yes. उन नियमों का पालन कैसे करना है, सिखाना बहुत जरूरी है। अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि बहुत से लोगों को नहाने के बाद और वैसे भी सुबह शाम कभी कभार कान में कुछ गुदगुदी सी हो रही है तो वो ईयरबड्स डाल लेते हैं। कुछ लोगों को माचिस की तीली में कपास लपेट कर और उसे कान में डाल के घुमाते रहते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये गलत बात है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम वो डालेंगे तो हमारा कान साफ रहेगा। हाँ हाँ हाँ। दिस इज नॉट ट्रू। हम्म। कान को साफ रखने की आपको कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं, कान अपने आप साफ रहता है। और दरअसल जिसे वो कहते हैं कि कान से मैल निकाल रहे हैं, क्या कोई कान में मैल जमा होता है? कान में मैल जमा होना इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, होना ही चाहिए। अच्छा। दैट इज नेचुरल, दैट इज प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म। अगर कोई चीज आपको अटैक करती है कान के अंदर, कोई इंसेक्ट है या कोई हाँ, पत्थर है चला जाता है, तो वैक्स, मैल उसको प्रोटेक्ट करता है। दैट इज नॉर्मल प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म। मैल हमारा दुश्मन नहीं है, मैल हमारा दोस्त है। मैल कब निकलना चाहिए? जब आपको तकलीफ दे रहा है, जब हाँ। आपको सुनने में कम आ रहा है, जब आपको दर्द हो रहा है, अच्छा। तो तभी आप मैल निकलना चाहिए। वो भी डॉक्टर के पास जाके विद प्रायर ट्रीटमेंट, उसमें कोई ड्रॉप्स डाले जाते हैं, वो अच्छा। मैल जो वैक्स है वो सॉफ्ट किया जाता है और फिर सक्शन से उसको निकाला जाता है। लेकिन बहुत से लोग अपने आप कान में कोई चाबी डालते हैं, पेन डालते हैं, पिन डालते हैं और वो इंजुरी हो जाता है। अगर आपके ईयर ड्रम को, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, उसको अगर इंजुरी होगी तो आपको सुनने में तकलीफ होती है और ऑपरेशन तक उसका करना पड़ सकता है। बहुत से बच्चों में ये चीज़ें देखी जाती है कि उनकी माँ उनके कान में वो बड्स डाल के पूरा साफ कर दिया, वो बच्चा हिलता है, रोता है, फिर वो इंजुरी हो जाती है। ऐसे बहुत से पेशेंट, हर कोई ENT सर्जन के पास आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदत गलत है। यानी हमें लगता है कि हम कान साफ कर रहे हैं, नहीं, दरअसल हम कान को तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ दे रहे हैं। तो ये सबके लिए बहुत जरूरी बात है, ध्यान में रखना चाहिए। बहुत कि सारे पेशेंट अभी आते हैं ओपीडी में कि जी, जी। कान साफ करते समय वो जो आपने बताया कि जी। वो कॉटन अंदर चला जाता है और वो बर्ड्स बाहर निकलता है। ओह। फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप कोई इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से वो हमें कॉटन निकालना होता है बाहर। अगर वो नहीं ख्याल में आए, नहीं निकाले, तो उसमें उसका फंगस तैयार हो जाता है, फिर दैट गिव्स कॉम्प्लिकेशन। बहुत ही ज़रूरी बात थी जो सबको हमें ध्यान में रखनी है कि कान में किसी तरह के ईयरबड्स या माचिस की तीली या कोई भी ऐसी छोटी चीज़ जिससे हमें लगता है कि हम कान को सहला रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं और कान साफ कर रहे हैं, मगर ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारी बातें चल रही है और अभी आप थोड़ी देर पहले पानी पी रहे थे, पानी का घूंट आपने पिया। कई बार ऐसा होता है हम अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो गा रहे हैं या बोल रहे हैं किसी बात पर, किसी विषय पर किसी से चर्चा कर रहे हैं, और इस दौरान हमारी आवाज़ थकने लगती है या गला सूखने लगता है। ये प्रक्रिया क्या होती है कि हमें तुरंत महसूस होता है कि कुछ गले में गीलापन आ जाए? इसके लिए जहाँ से अपनी आवाज़ निकलती, जहाँ से अपने आवाज़ का आगाज़ होता है, जी। उसे हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, हाँ। स्वर तंतु। जी जी। तो दैट शुड बी हाइड्रेटेड।
अगर आप जितना पानी पिएंगे तो उतना ज़्यादा वो हाइड्रेटेड रहेगा और उसकी काम करने की क्षमता लुब्रिकेटेड रहेगी अच्छा। और उसका वर्किंग अच्छा रहेगा। हाँ हाँ। जितना वो ड्राई है उतना उनमें काम करने की क्षमता कम हो जाती है। सो जो भी सिंगर्स है या अनाउंसर्स है या एक्टर्स है उन्होंने पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और गर्म पानी का भी महत्व बताया जाता है। बताया है, लेकिन किसको गर्म पानी से फायदा होता है और किसको नहीं होता है, ये दैट इज कस्टमाइज्ड, पर्सनलाइज्ड है। अगर अच्छा। आपको गर्म पानी से फायदा हो जी जी। तो दूसरे आदमी को होगा ही, ऐसा नहीं। जब भी आपने कोविड का क्वेश्चन किया था जी। तभी कोविड में बहुत सारे लोगों को ऐसा एक दिमाग में था कि गर्म पानी पीने से कोविड चला जाता है। हाँ। तो इतना लोग इतना गर्म पानी पीते थे कि अंदर उनके गले में पूरा वो इंजुरीज होते थे, गर्म पानी के जल जाता था गला। जी 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 तो जी। ऐसी चीज है कि आपके पर्सनैलिटी को क्या सूट है क्या नहीं सूट है, ये आपको जज करना चाहिए। मतलब जिस तरह से ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए तो गर्म भी नहीं पीना एग्जैक्टली चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी या होना चाहिए। या और एक सवाल ये था कि आवाज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमने शब्द सुने हैं, स्पीच थेरेपी कहते हैं या वॉइस थेरेपी कहते हैं, ये क्या होता है? स्पीच थेरेपी इज डिफरेंट एंड वॉइस थेरेपी डिफरेंट। अच्छा। स्पीच यानी कि शब्द एंड वॉइस यानी कि आवाज़। आवाज। आवाज का परिणाम से शब्द होता है। शब्द की पहली स्टेप आवाज है। स्पीच थेरेपी वो लोगों में दी जाती है कि जिनका वॉइस क्वालिटी अच्छा है, जिनका वॉइस मैकेनिज्म नॉर्मल है, लेकिन वो बात करने में तकलीफ है, जो तोतरे बोलने वाले लोग होते हैं या किसी को टंग टाई का शिकायत होता है या पैरालिसिस होने के बाद में उनकी आवाज बात करने में तकलीफ होती है, ऐसे हाँ। लोगों के लिए स्पीच थेरेपी होता है। जी, जी। स्पीच थेरेपी इज कंसर्न विथ ओरल कैविटी ओनली, दैट मीन्स टंग, पैलेट, डेंचर्स, जी। that is restricted to only oral cavity. but voice therapy, voice care therapy, इसमें पूरा आवाज का पूरा विचार होता है, थॉट प्रोसेस होती है। और हमें ऐसा लगता है कि वॉइस गले से निकलता है या लैरिंग्स से निकलता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे पुराने शास्त्रों में बताया कि वॉइस के 4 टाइप्स है, परा, पश्यंती, मध्यमा एंड वैखरी। अच्छा। तो परा स्टार्ट फ्रॉम एब्डोमेन, नाभि से निकलता है। जी जी जी। वहां से शुरू होके फिर वो पश्यंती में जाता है, चेस्ट, सीना, देन मध्यमा, थ्रोट, गले में। and after all at the end vaikari, oral cavity. जी। These are 4 step of voice, para, पश्यंती, मध्यमा एंड वैखरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको ऐसा लगता है कि अपनी आवाज अच्छी होना चाहिए तो खाली गले के ऊपर ख्याल देके नहीं होगा, आपको एब्डोमेन, चेस्ट, थ्रोट एंड ओरल कैविटी, ये पूरा, एंड अगेन ब्रोकाज सेंटर, दिमाग, ये सब का इकट्ठा विचार करना जरूरी है। जी जी जी। और ये भी बताया जाता है बहुत सी तकलीफ़ों में, ख़ासतौर से आवाज़ से जुड़ी तकलीफ़ों में, हम जब प्राणायाम करते हैं और ओमकार का जाप बार बार करते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल। ये कहाँ तक सच है? और ओंकार, साधना एंड गायत्री मंत्र आर द 2 वेपन्स जी। टू फाइट अगेंस्ट वॉइस इंजुरीज। अच्छा। उससे आपका मेंटल पावर बढ़ता है, मॉरल पावर बढ़ता है। और ओंकार, साधना एंड गायत्री मंत्र अगर रिसाइटेशन करेंगे तो दैट क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी इन योर बॉडी, दैट गिव्स राइज टू गुड क्वालिटी ऑफ वॉइस। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दैट शुड बी डन ऑथेंटिकली। वो कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, इसके बहुत सारे थॉट्स है, वो स्टडी करके करने वाली बात है। डॉक्टर साहब, आवाज़ की विशेषता क्या बताई जा सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ ये भगवान ने हमें दी हुई गिफ्ट है। ईएनटी में हमने कान की बातें की, अब कुछ नाक की बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। बचपन से बहुत से बच्चों में भी ऐसी टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि कभी कभी नाक से खून निकल आता है, खासतौर से बहुत ज़्यादा ठंड हो तो या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो नाक से खून निकलता है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसका उपाय, ट्रीटमेंट क्या होता है? जब इसके कारण हम ढूंढेंगे, इसे हम नॉर्मल बोली में एपिस्टैक्सिस कहते हैं, जो नाक से खून आता है। जी। नॉर्मली बहुत से बच्चों को या बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो नाक के अंदर उंगली डालते हैं और अंदर जो भी है उसको निकालने का कोशिश करते हैं। दैट इज नॉट इंडिकेटेड, ये गलत बात है। जो भी सिक्रेशंस है अंदर, जो भी चीजें अंदर, वो अगर उनको बाहर आना है तो स्नीजिंग के जरिए आ सकते हैं बाहर, छींके आने के साथ आ सकते हैं। अच्छा। आप अगर उंगलियां अंदर डालेंगे नाक में तो आपके जो नाखून है, ये नाखून आपको अंदर का जो स्किन होता है नाक के अंदर का, वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसको इंजुरी करते हैं और उसमें से खून शुरू हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, जिनका ब्लड प्रेशर तुरंत ज़्यादा हो जाता है, शूट इन बीपी, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। आपको अगर बार बार नाक से खून आने की तकलीफ है तो आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और नंबर 3, अभी यंग जनरेशन में बहुत से दिख रहा है हमें, और दैट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन, की
हमारी यंग जनरेशन अभी नार्कोटिक्स के यूज करती है, बहुत सारे अम्लीय पदार्थ हम जिसे जी, कहते हैं, नशीले पदार्थ पदार्थ। हम्म। उसमें बहुत सारे जो नशीले पदार्थ है दे आर इन पाउडर फॉर्म, और वो जो पदार्थ है वो स्ट्रॉ, प्लास्टिक का जो नली होता है उसके हेल्प से वो नाक से सूंघते हैं। जो बच्चों में ऐसी आदत है, ये नशीले पदार्थों की आदत लग गई है, उनका वो नशीले पदार्थों की वजह से अंदर का जो स्ट्रक्चर है नाक का डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। ये सब चीजें नेजल ब्लीडिंग में आपको दिखती है। कुछ लोगों को, खासतौर से पुराने जमाने के जो लोग थे, वो एक पाउडर होता है जिसे नस्वार कहते हैं, तपकीर मराठी में तपकीर कहते हैं, नाक से खींचने की आदत होती है, नॉस्ट्रिल्स में वो चला जाता है और उसके बाद कुछ उनको क्या फीलिंग होता है पता नहीं, मगर ये आदत होती नहीं, है, गलत है, एक तरह का नशा है, नशा है। टोबैको एंड ये जो तपकीर हम मराठी में जैसे कहते हैं, ये सब गलत बात है, नशा है। डॉक्टर साहब, खून निकलने की एक और वजह थी, मैंने जैसे आपसे पूछा था कि ज्यादा ठंड होने पर और बहुत ज्यादा गर्मी पर जब पड़ती है तब भी बच्चों के नाक से खासतौर से खून आता है। हाँ, बराबर है। ज़्यादा ठंड पड़ने पे भी वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं हम उसे, कि ब्लड वेसल में थोड़ा चेंज हो जाता है, या ज़्यादा गर्मी होने में, जिसे मराठी में हम घोड़ाना फुटला ऐसा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें ये दोनों सीजन में हमको दिखती है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर मेडिकल मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है जी, ना कि घरेलू उपचार से ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉक्टर की सलाह लेकर ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक रहता है। जी जी। नाक की ही बात चल रही है तो कभी कभार देखा जाता है कि हमारी जो दो नॉस्ट्रिल्स हैं उनमें से किसी एक में एक पॉलिप जैसा डेवलप हो जाता है, कुछ सूजन जैसी अंदर से आ जाती है उस मेम्ब्रेन पे, उसको नेजल पॉलिप कहते हैं। हाँ। एलर्जी की वजह से ये होता है। अच्छा। एसी पॉलिप, नेजल पॉलिप, एंट्रोकोनल पॉलिप। जी, जी, जी। और ये पॉलिप का अगर आपने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो इतना बढ़ जाता है कि वो नाक से बाहर आ जाता है। तो उसको जब भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बाजू में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्लॉकिंग लग रहा है, हाँ। तो उसकी दो चीजें हो सकती है। एक तो डीएनएस, डिविएटेड नेजल सेप्टम, जिसे हम नाक की हड्डी बढ़ गया ऐसा बोलते हैं। हाँ। और दूसरी बात जो आपने अभी कही, नेजल पॉलिप। अगर आपको फीलिंग है कि एक बाजू में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्लॉकिंग लग रहा है, तो यू हैव टू कंसल्ट ईएनटी सर्जन। उसका स्कैन होता है, जैसा हम ब्रेन का स्कैन करते हैं वैसा साइनस स्कैन होता है, CTPNS, पैरानेजल साइनसेस। वो स्कैन में हमको पूरा पता चलता है कि वो पॉलिप कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ उसका ग्रोथ हुआ है, उसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ज़्यादातर पॉलिप्स में मेडिसिनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ साथ सर्जिकल एक्सीजन इज एडवाइज, जिसे हम फेस सर्जरी कहते हैं, फेशियल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। वो सर्जरी करने के बाद वो पॉलिप्स हम निकाल सकते हैं। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया जो बहुत आम तौर पे लोगों के मुंह से सुना जाता है कि साइनस, मुझे साइनस की तकलीफ है, साइनस की ये साइनस होता क्या है, कहाँ होता है? साइनस ये अपने फेस के अंदर कोई एयर कैविटीज है जिसे हम साइनस कहते हैं। वो दैट आर डिवाइडेड, सो फ्रंटल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, स्पेनोइड साइनस है, दैट आर एयर कैविटीज। जैसा आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, गिटार है या तबला है या पखावज है, ढोलकी है, जिसको अंदर हॉलो होता है, साइनस एयर पैकेट होता है। वो हॉलो जितना अच्छा है उतनी आवाज अच्छी निकलेगी वो इंस्ट्रूमेंट से। अगर तबले के अंदर जो हॉलो है उसको अगर कोई छेद है, या फिर ढोलकी के अंदर हॉलो उसको कोई छेद है, तो आवाज नहीं आएगी। तो हमारी जो आवाज निकलती है वो आवाज को रेजोनेंस देने के लिए उसको पूरा हॉलो दिया है, क्योंकि अपने आवाज को रेजोनेंस आता है। और हर एक व्यक्ति का जो साइनस है उसका शेप अलग है और उसका वॉल्यूम अलग है। किसी एक आदमी का, इंसान का वॉल्यूम और शेप किसी दूसरे से मिलता नहीं है साइनस में, इसलिए हर किसी की आवाज एक जैसी नहीं है, हर किसी की आवाज अलग है। दैट इज योर ओन आइडेंटिटी। जी। जैसे हमारे हाथ की लकीरें अलग अलग होती है, हर एक की अलग अलग है, वैसे हर एक का आवाज अलग है। वो आपकी पहचान है, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। इसकी वजह ये है कि बनाने वाले ने हमको ऐसा बनाया कि हर एक की आवाज अपनी आवाज दी है, और उसकी वजह वो साइनस का जो साइज है वो हर एक में अलग है, साइनस का वॉल्यूम है और शेप है, हर एक का अलग अलग है, तो हर एक का वॉइस क्वालिटी अलग अलग है, नहीं तो सब एक जैसे ही गाते थे। ये जो हमारा अवयव है नाक, इसे हम संस्कृत में घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। हम इसे सुगंध हो या दुर्गंध हो, ये हम इससे महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों को कंटिन्यूसली नाक से जो म्यूकस आता है वो दुर्गंधी से भरा हुआ। बिल्कुल। वो किस तरह का विकार है? अगर आपके नाक से जो नॉर्मल फ्लूइड आता है या म्यूकस है, उसमें अगर स्मेल है, तो 2-3 चीजें आपको ख्याल में रखना चाहिए। नंबर 1, यू टू चेक फॉर योर शुगर। डायबिटीज के पेशेंट में ये आपको सिम्टम दिखता है। अच्छा। फाउल स्मेलिंग, नेजल डिस्चार्ज। नंबर 2, वेरी कॉमनली फाउंड इन स्पेशली इन किड्स, बच्चों में एक ही नाक से म्यूकस आ रहा है और दैट इज फाउल स्मेलिंग।
गंदगी है तो यू हैव टू इमीडिएटली कंसल्ट ईएनटी सर्जन, क्योंकि 99% फॉरेन बॉडीज, बच्चे लोग कभी कभार नाक में कोई शीशा डाल देते हैं, कोई मनी डाल देते हैं, हाँ, कोई कागज की टुकड़ा डाल देते हैं अंदर, अगर वो ख्याल में नहीं आए, नोटिस नहीं आए तो अंदर चला जाता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है और हाँ। उससे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज बाहर आता है। अगर हाँ। बच्चों के एक ही नाक से गंदगी आ रही है, पस आ रहे हैं और फाउल स्मेल है, तो 99% दैट इज इम्पैक्टेड फॉरेन बॉडी। हाँ। आपको ईएनटी सर्जन के पास जाना है, वो दूरबीन से देखेंगे और अंदर का जो फॉरेन बॉडी है वो निकाल देंगे। अच्छा। ऐसे बहुत से पेशेंट हम जी, प्रैक्टिस में देखते हैं। और जब मौसम बदलता है तो कई लोगों को एक एलर्जी की तकलीफ होती है। वातावरण में बहुत से पोलन ग्रेन्स Yeah. होते हैं, तो वो सूंघने से, या धूल की एलर्जी होती है, धूलिकण अगर चले जाए नाक में तो फिर अचानक से छींकें आने लगती है, नाक बहने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है। इसकी क्या वजह होती है? ये कौन दिस सा इज विकार ड्यू है? टू एलर्जी। हमारे नाक में ऑल्फैक्टरी नर्व जो है, जो स्मेल के लिए जरूरी है, अच्छा। दैट इज वेरी सेंसिटिव नर्व। अगर हाँ। कोई भी एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कोई चेंज होता है तो वो उसको सेंसिटिवली रिएक्ट करती है, जी। और फिर एलर्जी की वजह से ये सब चीज़ें होती है। दैट इज योर बॉडीज रिएक्शन टू द एटमॉस्फेयर। तो ये साइनस नाम की जो कैविटी है, आप कह रहे हैं, उसमें ये म्यूकस भर जाता है जब हमारी, बिल्कुल बिल्कुल जिसे साइनोसाइटिस कहा जाता है, बिल्कुल, अच्छा। जिसे हम आम आदमी सर्दी या जुकाम कहते सर्दी हैं। जुकाम कहते हैं। हम थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं। एक 5 सालों पहले बहुत ही बुरे दौर से पूरी दुनिया गुजर रही थी, और हम सभी ने मतलब उस दौर को झेला है, बहुत तकलीफें सहन करी है, जिसे कोविड के नाम से अब कोई याद भी नहीं करना चाहेगा उसे। तो वो जो दौर था, उस समय बहुत से लोगों को, जिन्हें वो इन्फेक्शन हुआ था, सूंघने की शक्ति जो चली गई थी, उन्हें किसी चीज की गंध नहीं आती थी। वो क्यों होता था? वो याद भी हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमने वो जो वेव्स थी, पहली वेव या दूसरी वेव, उसमें जी। हमने फ्रंट लाइन पे काम किया था एज ए कोविड वॉरियर। जी, जी। आई वॉज डीलिंग विथ सो मेनी पेशेंट, बिकॉज ईएनटी सर्जन, ईएनटी की से रिलेटेड वो सब चीज़ें थी, जी, जी। एयरवे हाँ। इन्फेक्ट होता था, तो बहुत सारे लोगों में सूंघने की शक्ति कम होती थी या टेस्ट कम हो जाता था। जी, जी। ये जो हमारे नर्व्स है, टेस्ट बड्स के नर्व्स है या ऑल्फैक्टरी नर्व, जो हमने तभी बताया कि नाक से सूंघने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके जो नर्व एंडिंग्स है वो इन्फेक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय होते थे। इसलिए वो लोगों को सूंघने में तकलीफ होती थी। दैट वाज द साइन टू गो फॉर चेकिंग ऑफ कोविड। और इसकी जो दूसरी लहर थी, उसमें तो एक बड़ा अजीब सा इन्फेक्शन होता था कि नाक में से कुछ काला काला पदार्थ निकलता था, या कुछ बहुत सूखा हुआ वो मटेरियल होता था, ये नाक में किसी तरह के कीड़े लग गए हैं, इस तरह की एक फीलिंग होती थी जो लोग उससे बाधित थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। दैट इज कॉल्ड म्यूकोरमाइकोसिस। जी, 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 जी। इट्स अ फंगल डिसीज। हाँ। और ये इतना जानलेवा था कि नाक से शुरू होता है इन्फेक्शन, या ओरल कैविटी से शुरू होता था, हाँ। और वो थ्रू नोज, आई और ब्रेन तक चला जाता था। इट वॉज वेरी फास्ट स्प्रेडिंग। आज यहाँ है तो कल यहाँ, परसों यहाँ, फिर ब्रेन। और बहुत सारे सेकंड वेव में जो डेथ्स हुई है वो म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से हुआ है। उसमें इमीडिएट सर्जरी करना होती थी, और बहुत सारे मोर देन 50% सर्जरीज में लोग बच गए और 50% चले गए। जी। दैट वाज कॉल्ड एज म्यूकोरमाइकोसिस। ये सब कोविड की देन थी। जी, जी, जी। अब कोविड की बात हो ही रही है तो सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि हम सभी ने अब वैक्सीन ले लिया है और बूस्टर डोज भी ले लिया है बहुतों ने, तो मान लिया जाए कि अब ये वापस नहीं आएगा। वो वापस आएगा या नहीं आएगा हम ये नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन हमें ये एक वार्निंग मिल गई है कि ऐसी कोई भी चीज़ आ सकती है जो आम आदमी का जीना हराम कर सकती है। सो यू हैव टू फिट एंड प्रिपेयर फॉर एवरी बैड थिंग। इसलिए कोविड आए या ना आए, लेकिन हाँ। ऐसी बीमारी अगर आई तो उसको फाइट करने के लिए हमें फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। ये मैसेज हमने अपने आप को देना है और लोगों को भी देना है। आप अगर फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, तो ऐसे कई कोविड आपको फाइट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली मेंटली फिट नहीं है तो कोविड क्या, कोई भी मामूली बीमारी आपको खत्म कर सकती है। तो अगर आपको फिजिकल और मेंटल फिटनेस रखना है तो अच्छा खाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। जो भी बुरी आदत है, स्मोकिंग से लेके अल्कोहल तक और नारकोटिक्स के लेके टोबैको तक, जी। इससे दूर रहना चाहिए। जो जो लोगों ने ये चीजें की है उनका फिजिकली और मेंटली फिटनेस कम हुआ है। और उस समय, उस दौर में खासतौर से हम एहतियात के तौर पे मास्क लगाते थे, बार बार हाथों को धोते थे, सैनिटाइज करते थे हर चीज को। वो आदतें बनी रहे? बिल्कुल बनी रहना चाहिए। अच्छा। लेकिन वो आदतें तो रखने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगेन फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दीज थिंग्स आर सपोर्टिंग, जी, जी, बट द जी। बेसिक थिंग इज फिटनेस।
तो हमारी जो शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता है उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कोविड की यादें तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, मगर इसके बाद हमें याद रखने वाली बात यह है कि हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है और फिट रखना है। एक सवाल ये है कि कई बार सफ़र में, ख़ास तौर से बस से जो सफ़र करते हैं या मोटर से सफ़र करते हैं और कभी घुमावदार रास्ते होते हैं, तो बहुत से लोगों को मतली होती है, नौशिया होता है, और कहा जाता है कि उसका संबंध कहीं कान से है। कान के अंदर कोई लिक्विड होता है जो हिलने की वजह से हमें वो फीलिंग होती है, सेंसेशन होता है नौशिया का। या कभी कभी किसी व्यक्ति को शरीर का संतुलन रखने में दिक्कत होती है। ये किस तरह के विकार हैं? दिस इज कॉल्ड वर्टाइगो। शरीर संतुलन में दिक्कत हो जाती है। हमारे कान के अंदर एक लिक्विड होता है, फ्लूइड बोलते हैं उसको। जी। उसका अगर कॉम्पोजिशन में कोई चेंज होता है तो दैट गिव्स राइट टू गिडीनेस, एंड उसको हम वर्टाइगो कहते हैं। तो दैट कैन बी क्योर्ड विथ मेडिसिन एंड एक्सरसाइजेस। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वो। अच्छा। और सफ़र के दौरान कुछ लोगों को तकलीफ होती वो है तो? ज़्यादातर ईएनटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अच्छा। वो अगर कोई स्मेल है, कोई किसी को बस में होता है, किसी को फ्लाइट में होता है, किसी को शिप में होता है, अच्छा। तो वो जो अलग स्मेल होती है जी उसका, जी जी। उसकी वजह से वो तकलीफ होता है। अब ये एक सवाल है, और बहुत ख़ास सवाल है, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही अहम अंग है, या कहें बहुत बड़ी क्वालिटी है हमारे शरीर की, कि इस आवाज़ के ज़रिए हम अपनी बातों को कह पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, संवाद कर सकते हैं। और इस चीज़ पर, आवाज़ जहाँ से निकलती है जिसे लैरिंग्स कहा जाता है, इस पर आपका बहुत गहरा अध्ययन है। तो हम थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे कि गले से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बात है, वो है आवाज़। और जो आवाज़ का इस्तेमाल करके अपना गुजर बसर करते हैं, ख़ासतौर से गायक होते हैं या जो निवेदक होते हैं, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करने वाले, या जो व्याख्यान देते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, शिक्षक प्राध्यापक होते हैं, एक्टर्स होते हैं, अभिनेता होते हैं, इन लोगों को जब आवाज़ की तकलीफ होती है तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है और ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ ये हमें भगवान ने दी हुई बहुत बड़ी गिफ्ट है। जी और हर एक की आवाज़, उसकी अपनी एक पहचान है। हर एक की आवाज़ अलग अलग है। जी। किसी एक इंसान की आवाज़ दूसरे से जुड़ती नहीं है। मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो ये जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, इसको हमें ठीक से प्रिजर्व करना चाहिए, जो कि हम करते नहीं। और जो सिंगर्स है, जो प्रोफेसर्स है, जो एक्टर्स है, जो मिमिक्री आर्टिस्ट है या अनाउंसर्स है, इनको जी। तो बहुत उसका केयर करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ की केयर करने में बहुत सारे इम्पोर्टेंट थिंग हमें ख्याल में रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस जो जी। अपने बॉडी में होता है, जी। बाद में इमोशनल इम्पैक्ट, हम्म। फियर, स्ट्रेस, ओवर जॉय, ये चीज़ से आपकी आवाज़ के ऊपर फर्क होता है। मिसयूज ऑफ वॉइस, जो आपकी आवाज़ नहीं है वो आप यूज़ करते हैं। मिसयूज ऑफ वॉइस, गलत तरीके से आवाज़ के इस्तेमाल। ओवर यूज ऑफ वॉइस, अच्छा। बार बार बात करना, ये भी दोनों चीज़ें दे आर एनिमीज ऑफ वॉइस। यूज ऑफ वॉइस व्हेन नॉट नीडेड, आपको जब भी बात करने की जरूरत नहीं फिर भी आप बात करते हो, तो दैट हाँ। गिव्स स्ट्रेन ऑन योर वोकल कॉर्ड्स। स्पेशली जो सिंगर्स है जो किसी और की आवाज़ की नकल करते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट। मिमिक्री आर्टिस्ट और सिंगर्स, जी। उनको तो ये बात बहुत ख्याल में रखना चाहिए कि आपको आपकी आवाज़ में ही गाना ठीक है। यू कैंट कॉपी, यू कैंट डू अगेंस्ट द नेचर। अगर आप दूसरे की आवाज़ की नकल करेंगे, उसके आवाज़ में गाएंगे, तो आपकी आवाज़ में तकलीफ होने वाली है। ये हर कोई सिंगर ने ख्याल रखना चाहिए कि अपनी अपनी आवाज़ अपनी प्रूव करो, ना कि किसी की नकल करके प्रूव करो। बाद में ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, हम बहुत देर मोबाइल पे बात करते हैं, उससे आपका वोकल कॉर्ड पे स्ट्रेन आता है। सी, आप किसी पे गुस्सा हो और आपको आपका एंगर व्यक्त करना है, तो आप वहाँ जाके उसको मिलो और उसके साथ में सामने सामने फाइट करो, ना कि मोबाइल पे करो। पूरा वो स्ट्रेस जो है आपका वोकल कॉर्ड पे आता है। आप चिल्ला के बात करेंगे, आप उस पे एरोगेंटली बात कर लेंगे, तो उसमें कोई सामने वाले पे असर नहीं होगा, लेकिन आपका बीपी और शुगर बढ़ जाएगा, आपके वोकल कॉर्ड को तकलीफ देगा। जी। अनदर थिंग इज रॉन्ग वे ऑफ रियाज। बहुत सारे सिंगर जो रियाज करते हैं, वो खाली ये कहते हैं 5 घंटा किया, 6 घंटा किया, 7 घंटा किया, लेकिन वो रियाज आपका आप ठीक कर रहे हो या खाली ज़्यादा कर रहे हो, अच्छा। ये मॉनिटर करना ज़रूरी है। रियाज करने के बाद अगर आपको फ्रेश लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आपका रियाज ठीक है। मगर रियाज करने के बाद अगर आप थक जाते हो, वोकल फटीग आता है, तो इसका मतलब कोई रियाज तो का गड़बड़ तरीका है, गलत है। तरीका गलत है। जी जी जी। तभी जो मैंने बताया कि स्ट्रेस इन कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, बच्चे, लिटिल वंडर, लिटिल चैंप, वो पेरेंट्स वो बच्चों पे इतना बर्डन डालते कि नहीं तुम्हें जीतना ही है, जीतना ही है। उसका एक स्ट्रेस आता है बच्चों पे और उसका गलत असर आवाज के पर ऊपर होता होता है। अगेन
हाइपर एसिडिटी एंड पोस्ट नेजल डिस्चार्ज. पोस्ट नेजल डिस्चार्ज मीन्स सर्दी जुकाम. जो सर्दी या जुकाम नाक से बाहर आना चाहिए, अगर वो बाहर नहीं आए तो वो नीचे चला जाता है. पोस्ट नेजल डिस्चार्ज पीछे चला जाता है और दैट अटैक्स योर थ्रोट, लैरिंग्स. और दूसरी बात जो मैंने कही, हाइपर एसिडिटी. अगर आप रात में देर से खाना खाते हो जी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो इट गिव्स राइज टू एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी. अच्छा खाना ठीक से हजम नहीं होता है, उसका एसिडिटी होता है और ऊपर आके इट अटैक्स हियर, गले में अटैक कर देता है. जी दैट इज द बेसिक कॉज ऑफ वॉइस प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी. जो पहले किसी लोगों ने बताया था, हमारे पूर्वजों ने, कि सूरज ढलने पर 6 बजे 6:30 बजे अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए. तो वो खाना खाने का वक्त और आपकी नींद, इसमें 3 से 4 घंटे का फासला होता है. आपका खाना हजम हो जाता है, आपको एसिडिटी नहीं होती है. जो लोग ये फॉलो करते हैं तो उनको आवाज की तकलीफ, एसिडिटी बहुत कम हो जाती है. वो एक ख्याल में रखना चाहिए. अच्छा दिस अगेन चेंज इन लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल आपका अगर चेंज हुआ है, गलत है, तो उसमें भी आपकी आवाज पे तकलीफ होती है. देर से सोना है, देर से उठना है. कुछ कुछ लोग तो सुबह में 3 बजे 4 बजे सोते हैं और 10 बजे 11 बजे उठ जाते हैं. वो बायोलॉजिकल क्लॉक आपका डिस्टर्ब होता है. दैट अगेन हैम्पर्स योर वॉइस. ओवर यूज ऑफ कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स, दिस इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर वॉइस. कूलर और एयर कंडीशन. बाद में डिओडोरेंट्स, परफ्यूम्स, इंसेक्ट स्प्रेज, वो जो होता है ना जी पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, उससे वो जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं कभी कभार, उसका पूरा फ्यूम्स पूरा आपके नाक से अंदर चला जाता है. दैट अटैक्स योर एयरवे. दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. रॉन्ग वे ऑफ परफॉर्मिंग यॉडलिंग एंड रैप सिंगिंग. कई कई सिंगर्स को ऐसा लगता है कि हम जितना चिल्लाएंगे, जितना ऊपर गाएंगे, उतना गाना अच्छा हो जाएगा. यॉडलिंग, रैप सिंगिंग, तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस फॉर योर वॉइस. अगेन रॉन्ग फूड हैबिट्स, फास्ट फूड, स्पाइसी फूड, जी जी एक्सेसिव नॉनवेज, ये अच्छा। सब आपके आवाज के एनिमी है. अगेन जंक फूड्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स एंड हाँ। एंटी इंसेक्ट स्प्रेज. एंड द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ वॉइस, अच्छा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड क्लियरली, हाँ। इसके ऊपर हम बात करेंगे. बिगेस्ट एनिमीज ऑफ वॉइस, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड टोबैको. मैं आपसे अभी यही पूछने वाला ये था. 3 चीजें जो जी। है, दे आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ वॉइस. बहुत से गायकों को, या जो माइक्रोफोन पे बोलते हैं, निवेदक होते हैं, का अनाउंसर्स होते हैं, या बहुत से डबिंग आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, और उनको ऐसी गलतफहमी होती है कि सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से मेरी आवाज़ का बेस बढ़ जाएगा, नहीं, ये गलत है. या अल्कोहल पीने से आवाज़ सुधर जाएगी. ये बिल्कुल गलत है. बहुत गलत है. क्या होता है ना कि अगर कोई सेलिब्रिटी सिंगर है हाँ जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अगर वो सिंगर स्मोकिंग करते हैं तो हमें लगता है अरे हम भी स्मोकिंग करेंगे तो उसके जैसा बन जाएगा. हाँ हाँ अगर वो अल्कोहल लेता है तो हमें लगता है दैट इज स्टेटस सिंबल. अगर ये सिंगर ले रहा है तो हमें लेने में क्या प्रॉब्लम है, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. तो दीज आर ऑल अगेंस्ट द वॉइस. दे आर बिगेस्ट एनिमीज ऑफ वॉइस. अल्कोहल, टोबैको एंड स्मोकिंग. जी अल्कोहल से दैट गिव्स राइज टू एसिडिटी, और आपका कॉन्शियसनेस चला जाता है. उसका असर हमारे ब्रेन में ब्रोकाज एरिया है, दैट कंट्रोल्स योर स्पीच, दैट कंट्रोल्स योर वॉइस. जो एक्सेसिव अल्कोहल से उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है और आपका बात करने में तकलीफ शुरू हो जाती है. आप अगर जरूरत से ज्यादा अल्कोहल लेंगे तो आपका स्पीच ब्लड हो जाता है. आप एक ही बार बार दोहराते हैं, तो इसका मतलब ब्रोकाज एरिया जो है हमारे ब्रेन में वो इफेक्ट हो गया. अगेन आई विल कम टू टोबैको. जी टोबैको, गुटखा एंड मिशरीज, दे आर एनिमीज ऑफ वॉइस. सो टोबैको जैसी जो चीजें हैं वो आपके ओरल कैविटी पे निगेटिव असर करती है. दैट कॉजेस ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस. आपका जो ओरल कैविटी का जो लेयर है स्किन का, वो जी। खराब हो जाता है, उसका वर्किंग कम हो जाता है. सो यू कैन से आपका जो मुंह मुंह खोलने पूरी का तरह से खुलता खुलता नहीं है, वो अपने अपना इतना 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 छोटा हो जाता है. आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स, दे कैन ईट, दे आर गोइंग टू यूज ओनली स्ट्रॉ एंड मिल्क. खाली स्ट्रॉ से वो दूध पीते हैं. हमारा एक बंदा, एक पेशेंट जिसको हमने ऑपरेट किया, उसको अगर कोई चीज़ खानी है, या पेड़ा खाना है या लड्डू खाना है, लड्डू तो नहीं खा सकता, वो यहाँ रखता था और उसको उंगली से ऐसा पूरा पुश करता था, फिर वो अंदर जाता था. एंड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में आपका मुंह खुलता नहीं तो आपका बात करने का कैपेसिटी कम हो जाता है, आपका आवाज इफेक्ट हो जाता है. एंड दिस इज अर्ली साइन ऑफ ओरल कैंसर, टंग कैंसर, लैरिंजियल कैंसर. इसमें पूरा पहले ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से शुरू हो जाता है. जब आपको ओरल कैंसर होता है या स्पेशली लैरिंग्स कैंसर होता है तो आपकी आवाज चेंज हो जाती है. दैट इज स्पेसिफिक कॉल्ड एज हॉट
पोटैटो वॉइस, इन मेडिकल प्रोफेशन हम उसे बोलते हैं हॉट पोटैटो वॉइस। इसका मतलब है अगर गरम गरम आलू अगर आपके गले में अटक गया तो आपकी आवाज जैसी होगी आपका आवाज वैसा हो जाता है, एंड दैट इज इंडिकेटिंग साइन ऑफ कैंसर ऑफ लैरिंक्स, टंग कैंसर्स। जी जी, कैंसर के बारे में आपने जिक्र किया कि तरह तरह के कैंसर होते हैं, मगर जहां तक हम गले की बात करें तो अन्न नलिका का कैंसर और उसके साथ वहीं पर हमारा जो आवाज का यंत्र है, साउंड बॉक्स या जिसे लैरिंग्स कहते हैं, उसका कैंसर होने की बहुत ज्यादा केसेस देखे जाते हैं। इसकी क्या वजह होगी आजकल? जब हम भारत का विचार करेंगे तो as far as cancer patient is concerned, more than 60% cancer patients are oral cancers, जी, larynx cancer, tongue cancers, gum cancers। तो इसकी वजह यही है कि हमारा जो यंग जनरेशन है ये स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा एंड हुक्कास, ऑल दीज थिंग, ऑल दीज आर एनिमीज, और ये सब चीज़ें हमारा स्टेटस सिंबल बन गई है ड्यू टू फिल्म इंडस्ट्री, ड्यू टू दैट OTT प्लेटफॉर्म। कोई भी अगर बड़ा हीरो का एंट्री बताते हैं तो उसको वाइट शूज़ बताते हैं, फिर वो आके बैठता है, आराम से सिगरेट निकालता है, उसको सुलगाता है और कश लगाता है, स्मोक छोड़ता है। वो हमारे बच्चों के आइडल बन गए हैं। हम किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अगर आप किसी भी एरिया में जाएंगे, किसी भी स्कूल में जाएंगे, कोई भी यूथ क्लब में जाएंगे तो देखिए मोर देन 50% जनरेशन, यूथ जनरेशन जी, ये ओरल कैंसर से प्रभावित है, या स्मोकिंग या हुक्का भी। और हुक्का तो उसको पूरा ग्लैमर मिल गया अभी, हुक्का जी, बार है। और मुझे लगता है कि ये हर बच्चे ने, उसके पेरेंट्स ने और टीचर ने सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं बच्चों के सामने। जो स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री या कोई सीरियल्स है, OTT प्लेटफॉर्म है, इन्होंने इसका सोच रखनी चाहिए कि जो आप बताते हैं उसको बच्चे लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत सीरियसली ध्यान देना चाहिए। मैं तो VV भारती का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे लेकर आए और इस पॉइंट पे आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो यही अंतिम सवाल आपसे है कि जो हमारी ये 3 अवयव है, ENT, कान, नाक और गला, इनसे जुड़ी हुई बीमारियों की हमने बातें की, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। तो एहतियात के तौर पे हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें, और ख़ास तौर से ये जो 3 अवयव हमारे हैं, ये जो 3 शरीर के हिस्से हैं, इनकी तंदुरुस्ती के लिए, इनकी बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कार्यक्रम का हम अंत इसी से करेंगे। जो भी चीज़ें हमने बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है। आपकी आवाज़ अगर अपनी है, सुननी जानी चाहिए लोगों ने। आपको आपकी आवाज़ की आवाज़ सुनना ज़रूरी है। आवाज़ की आवाज़ सुनना ज़रूरी है। तो ये जो सब चीज़ें हमने बताई है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको किसी ENT और वॉइस केयर सर्जन के पास जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। इसी भावना के साथ मैं यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेते समय एक शेर सुनाना चाहता हूँ। न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी, बस प्यार से मिलते जुलते रहो दोस्तों, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। आज आप यहाँ आए और ENT, कान, नाक और गला, इससे संबंधी जो विकार होते हैं, बीमारियां होती है, उसके बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की। खासतौर से आवाज़ के बारे में आपने बहुत कुछ बातें बताई, बहुत सी एहतियात की बातें बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। सेहतनामा में आप सुन रहे थे ENT से जुड़ी समस्याएं और समाधान, इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद भोई से जयंत पात्रिकर की बातचीत। कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया मनीष वैश्य ने, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।